गाइस जैसे हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ एसेंशियल पार्ट्स की नीड होती है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर को भी फंक्शन करने के लिए कुछ एसेंशियल पार्ट्स की नीड होती है। एंड आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द शो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, रैम्स के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू के बारे में। एंड उसके बाद हम बात करेंगे पीएसयू के बारे में, जो कि इन पाँचों की पाँचों चीज़ों को चलाता है। ये एक अकेला बंदा सबको पावर देता है, बट इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीपीयू। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सीपीयू से। सीपीयू हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली कोई अगर प्रोसेस आप चलाते हो अपने कंप्यूटर पे, मान लो आपने गूगल क्रोम खोल दिया या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर रन कर दिया या फिर आपने एक गेम चला दी, ठीक है, मान लो। तो ये सारी चीज़ों का जो लोड होता है, जो इनकी फाइल्स होती है जो रन करते हैं बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में तो आपको गेम प्ले दिख रहा होता है अच्छा अच्छा, बट बैकग्राउंड में जो फाइल्स होती है वो रन होती है। एंड उसको चलाने के लिए हमारा सीपीयू काम में आता है। वो क्या करता है, जो कैलकुलेशन होती है, जो मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जो सॉफ्टवेयर के डिकोड करने होते हैं, वो सारा काम काज सीपीयू करता है। एंड सीपीयू बहुत ही अच्छे से करता है। इनफैक्ट सीपीयू के जो कोर्स एंड जो थ्रेड्स होते हैं, अब ये कोर्स एंड थ्रेड्स क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट जो सीपीयू के जो कोर्स एंड थ्रेड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। एंड अगर आपको जानना हो कि यार सीपीयू के कोर्स एंड थ्रेड किस तरीके से आप देख सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है टास्क मैनेजर पे। टास्क मैनेजर पे जाने के बाद आपको सीपीयू के टैब में जाना है। एंड सीपीयू के टैब में जाने के बाद आपको अपने सीपीयू की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी एंड उसके जो कोर्स एंड जो थ्रेड्स है वो भी दिख जाएंगे। ये जो मैं आपको सीपीयू दिखा रहा हूँ वो है मेरा i7-7700, यानी कि 7th जेन का ये मेरा सीपीयू है। अब जनरेशन गैप किस तरीके से जानना है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे इंटेल और एएमडी के बारे में। अब अगर मुझे इसके बारे में जानना हो कि यार इसके अंदर कितने कोर्स एंड कितने थ्रेड्स है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो जो मैंने अभी आपको बताया i7-7700 जो नाम है, उसको अगर मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो जो इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मुझे सीपीयू की सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि यार कितनी रैम ये सपोर्ट करता है, कितने कोर्स है, कितने थ्रेड्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए, कौन सा मदरबोर्ड इसके अंदर चलेगा, वो सारी चीज़ें ये बता देगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सीपीयू जो कि कंप्यूटर पे नहीं लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा साफ करके देख लेना उसके ऊपर कौन-सा नाम लगा होगा। जनरली अगर आपके पास इंटेल के जो सीपीयूज़ होते हैं, उनके अंदर थोड़ा-सा कह सकते हो कि थोड़ा-सा छोटा अक्षरों में लिखा हुआ होता है, i3, i5, i7। अगर आपके पास एएमडी के सीपीयूज़ होंगे तो आपके ऊपर राइज़न लिखा हुआ होगा। अगर लेटेस्ट जनरेशन का है तो वो बहुत ही अलग डिज़ाइन है, बट अगर थोड़ा पुरानी जनरेशन का है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मेनली सीपीयू के ऊपर एनग्रेव किया होता है सीपीयू का नाम, उसका जो मॉडल नेम जो हमने देखा वो सारी चीज़ें उसके ऊपर एनग्रेव की जाती है। एंड उसको जब तुम सर्च करते हो तो जो कंपनी होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मदरबोर्ड। कि यार मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड बेसिकली हमारे दिमाग की तरह होता है। यानी कि जैसे हमारा दिमाग हमारे सारे शरीर के ऊर्जे-पुर्जे से कनेक्टेड होता है, वैसा ही हमारा मदरबोर्ड भी हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है एंड उनको सिग्नल भेजता है। जैसे कि हमारा सीपीयू मदरबोर्ड पे लगता है, रैम लगती है, जीपीयू लगता है, पावर सप्लाई के जो केबल्स होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं। सारी चीज़ें जो कंप्यूटर बनाने के लिए नेसेसरी है वो सारी चीज़ें मदरबोर्ड पे लगती है एंड उसके बाद ही हमें आउटपुट देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो कीबोर्ड माउस भी हम लगाते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो भी मदरबोर्ड के पोर्ट में ही लगाते हैं, ना ही सीपीयू के, ना ही जीपीयू के पोर्ट में लगाते हैं। हाँ, अगर आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे होगे तो आप अपना जो केबल होगा एचडीएमआई या फिर वीजीए का वो अपने जीपीयू पे लगाओगे। बट अगर एक नॉर्मल पीसी की बात करें तो उसके ऊपर सारी चीज़ें जो इनपुट आउटपुट की होती है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मदरबोर्ड पे ही लगते हैं, सीपीयू, रैम एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड बाय द वे अगर आपको हमसे और भी ज़्यादा जुड़ना है और भी ज़्यादा कनेक्ट होना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है dcode1985, जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं उतना ज़्यादा एक्टिव तो होता नहीं हूँ, बट फिर भी आपको कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जानने को मिल सकती है, तो जाके ज़रूर फॉलो करना उसको, ताकि आप मुझसे और कनेक्ट हो पाओ। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अगर हम सम अप करें मदरबोर्ड वाले चैप्टर को, तो मदरबोर्ड एक इम्पोर्टेंट, एक की थिंग है किसी भी कंप्यूटर में। अगर किसी भी कंप्यूटर में मदरबोर्ड का फेलियर होता है तो 90% पीपल उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर एक पीसीबी समझ लो आप, ठीक है, एक पीसीबी होती है, उसके अंदर छोटे-छोटे रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड वो सारी चीज़ें लगी हुई होती है। अब मदरबोर्ड भी अपने आप में एक पीसीबी ही है एंड उसके ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती है एंड उसके ऊपर अगर कोई चीज़ आ गई, उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट हो गया, तो उसको ढूँढने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि यार आप अपना मदरबोर्ड चेंज कर लो अगर आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो चुका हो या फिर
मदरबोर्ड काम ना कर रहा हो तो मदरबोर्ड चेंज करवाने को बोलते हैं, बिकॉज़ वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट हाँ, हम इतना ज़रूर समझेंगे इस कोर्स में कि यार मदरबोर्ड के ऊपर क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से लगती है एंड किस तरीके से उसका यूज़ होता है। तो उसके लिए स्टे ट्यून, आपको मदरबोर्ड के ऊपर भी एक अलग से क्लासेस मैं ज़रूर देने वाला हूँ इस कोर्स में। एंड अब हम बात करते हैं हमारे रैम के बारे में। रैम के बारे में बहुत ज़्यादा हवा मचा के रखा है, तो रैम के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ मैं। रैम बेसिकली एक, अगर मैं फुल फॉर्म अगर आपको बताऊँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। रैम एक बेसिकली आप कह सकते हो स्टोरेज डिवाइस ही है। जस्ट लाइक कि स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गई, उसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस है हमारी रैम। बट रैम के अंदर अलग सिस्टम होती है। रैम के अंदर ये सिस्टम होती है कि यार कोई भी प्रोग्राम अगर तुम खोलोगे, मान लो कि मैं एक नॉर्मल यूज़र के बारे में बात करूँ कि वो गूगल क्रोम खोलेगा, वर्ड खोलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलेगा, तो 3-4 प्रोग्राम उसने खोल लिए। अब जब प्रोग्राम खुलता है ना, तो उसकी फाइल्स लोड होती है एंड वहाँ पे सीपीयू पे जाती है। जो फाइल्स लोड होती है, उसको रैम में लोड किया जाता है। क्यों? क्योंकि रैम बहुत ही फ़ास्ट होती है अपने आप में ही, एंड रैम में जब हम फाइल्स को लोड कराते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो अच्छे से वर्क कर पाता है। उस चीज़ों को हम एसएसडी या फिर एचडीडी में लोड नहीं करा सकते, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू रैम। सो जो सिस्टम की जो फाइल्स होती है, वो सारी की सारी रैम में स्टोर होती है। अब जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप खोलोगे, उतने ज़्यादा फाइल्स आपकी रैम में स्टोर होंगी एंड उतनी ज़्यादा रैम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्क करता है, 10-10, 15-15 प्रोग्राम एक साथ खोल के रखता है, तो आपको रैम की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ कि यार आप एक ऐसा हैवी प्रोग्राम खोल रहे हो जिसके अंदर खुद ही वो 10-15 जीबी रैम ले रहा है, तब आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि यार छोटी-मोटी गेमिंग करता है, ज़्यादा कोई इतनी हैवी टास्किंग नहीं है, नॉर्मल काम है, तो इनफैक्ट 8 जीबी, इनफैक्ट 4 जीबी की अगर हम बात करें, तो 4 जीबी भी आपका काम 36 हो सकता है, जो कि कोई रिकमेंड नहीं करता, बट 4 जीबी पे भी आप अपना काम 36 कर सकते हो। 8 जीबी बहुत अच्छी बात है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। पावर यूज़र्स के लिए 16 जीबी मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद 24 जीबी यूज़ करता हूँ मेरे कंप्यूटर पे, तो 16 जीबी हाँ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ लोगों को, कि यहाँ 16 जीबी लगा लो। 24 मैं खुद यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बहुत ही अलग-अलग प्रोसेस चल रही होती है एक साथ, सो 24 जीबी मैं यूज़ करता हूँ। 16 जीबी अगर तुम यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर गेमर हो तो 64, 32 या फिर 48, ये तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। एंड अगर आपको कोई और भी चीज़, बड़ी चीज़ करनी है, डेटा माइनिंग एंड सर्वर्स के साथ काम करना है, सो उसके लिए 128, 256 जीबी जो कि रैम होती है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन रैम होती है, जो कि किसी के पास ज़्यादातर नहीं होती है, जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनमें, तब उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ले सकते हो। तो ये मैं बताना चाहता था आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिथ फैल चुकी है कि यार आपके पास रैम अच्छी होनी चाहिए। अरे क्यों अच्छी रैम लगाए, हमें तो सिर्फ़ 2 ही 3 प्रोग्राम चलाने हैं, तो ज़्यादा रैम का करेंगे क्या? तो ये चीज़ को मुझे क्लियर करना था। अब हम बात करते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेज़ के बारे में कि यार हमारे स्टोरेज डिवाइसेज़ क्या होते हैं? इनको हम किस तरीके से चूज़ करें? अब स्टोरेज डिवाइसेज़ बहुत ही बेसिक लोगों को भी पता होता है क्या स्टोरेज डिवाइसेज़ क्या होते हैं? क्या हम उनको चूज़ कर सकते हो? बट स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी थोड़ी मिथ है कि यार मान लो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मेरे मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 की एक 4 टीबी की एचडीडी ले सकता हूँ, डब्ल्यूडी की या फिर किंगस्टन की कोई भी। एंड एक और ऑप्शन है मेरे पास कि यार मैं एक 1 टीबी की एसएसडी ले सकता हूँ। तो मुझे क्या लेना चाहिए इसमें से? सो अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें, तो मान लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ऐसा डेटा है जो कि आपको कहीं पर मूव नहीं कराना है, जस्ट आपको डंप कर देना है, डंप करके छोड़ देना है। तो उस केस में मैं एचडीडी को रिकमेंड करूँगा। बट उसके ऊपर भी एक चीज़ है कि यार अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसके पास, मान लो कि यार आप वीडियो एडिटर हो, ठीक है? अब आपकी जो फाइल्स होती है उसको आपको खोलना रहता है, बंद करना रहता है, एक्सटर्नल एसएसडी में भी। तो आप एसएसडी भी यूज़ कर सकते हो, एचडीडी भी यूज़ कर सकते हो। अब इनके ऊपर मैं जब अलग क्लास बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकल, यार एचडीडी बेस्ट होती है या फिर एसएसडी बेस्ट होती है एक्सटर्नली अगर हम यूज़ करें। इंटरनल अगर आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो, लैपटॉप के अंदर डालना चाहते हो, तो एसएसडी रिकमेंडेड है एंड मस्ट है, क्योंकि आजकल के लैपटॉप में एचडीडी आती नहीं है। हाँ, अगर पुराना लैपटॉप ले रहे हो तो आएगी, बट उसको आप चेंज कर सकते हो। बहुत ही सस्ते में एसएसडी मिल जाती है। साटा अगर एसएसडी बात करें तो 3-4 हज़ार में आपको अच्छे से अच्छी एसएसडी मिल जाएगी। तो वो आप चेक कर सकते हो। एक्सटर्नल के बारे में हम आगे बात करेंगे ज़रूर उस क्लास में, बट इंटरनल के लिए एसएसडी रिकमेंडेड है। एंड उसके बाद हम और भी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको फाइल सिस्टम देखना चाहिए उसका, किस तरीके से फॉर्मेट करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को आपको देखते रहना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे उस क्लास के अंदर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमर्स की जान, जो कि है हमारा जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एंड ये हमारा काम में आता है गेमिंग, एडिटिंग, मॉडलिंग, रेंडरिंग सभी जगह पे। बट मोस्ट ऑफ द लोग इसको गेमिंग में और वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज़
ज़्यादातर लोग यही करते हैं ग्राफिक कार्ड से। वैसे उसके ऊपर बहुत और भी चीज़ें हो सकती है। अगर हम प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके ऊपर हम जो मॉडल्स होते हैं हमारे डीप लर्निंग के मॉडल्स या फिर एआई मॉडल्स होते हैं उनको चला सकते हैं, बहुत अच्छे से चला सकते हैं अगर आपके पास अच्छा जीपीयू है तो। एंड नहीं है तो आप अपनी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्लाउड की और भी चीज़ें हैं, बट हाँ, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो जीपीयू एक अपने आप में ही प्रोसेसर है। जैसा कि हमारा सीपीयू प्रोसेसर होता है, वैसे ही अपने आप में एक जीपीयू प्रोसेसर होता है। उसके अंदर भी एक छोटी-सी पीसीबी बनी हुई होती है। कई लोगों को तो सिर्फ़ कार्ड ही दिखता है, बट अगर उसको खोलोगे ना तुम, तो उसके अंदर एक छोटी-सी इतनी-सी आपको एक पीसीबी दिखेगी। पीसीबी के अंदर आपको 4-5 नैन चिप्स दिखेगी एंड उसके बीच में आपको एक प्रोसेसर दिखेगा। सो वो होता है हमारा ग्राफिक प्रोसेसर जो कि बीच में होता है। एंड जो नैन चिप्स होती है वो होती है वीरैम जीपीयू की। जी हाँ, अगर आप जीपीयू लेने जाओगे तब आपको बोलते हैं कि यार ये ले लो 4060 4 जीबी 3050 2 जीबी, ऐसा 2 जीबी में कोई मिलता नहीं है आजकल ग्राफिक कार्ड। बट 4 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, 18 जीबी तक के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं। सो वो हमारी जो नैन चिप्स होती है वो रैम होती है, वीरैम होती है बेसिकली। एंड वो किसके लिए होती है? वो बेसिकली जब हम गेमिंग करते हैं या फिर अगर रेंडरिंग करते हैं तो जो फाइल्स को जब हम लोड करते हैं तो वो ग्राफिक मेमोरी में लोड हुआ होता है, ठीक है? वो हमारे रैम में लोड नहीं होता है, वो हमारी ग्राफिक मेमोरी में लोड होता है एंड उससे ही हम उसका यूज़ करते हैं एंड हमारी जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको लोड करके अपना जो काम होता है वो करके देती है। एंड आजकल तो एनवीडिया की जो आरटीएक्स सीरीज़ है, उसके अंदर आपको डीएलएसएस एंड रे ट्रेसिंग मिल रही है। बेसिकली ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि आपका जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होता है उनको एनहांस करके देती है। एंड हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है एनवीडिया की तरफ से भी। ये था हमारा जीपीयू। जीपीयू के बारे में हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे, बट वो भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ी-सी चीज़ है। उसको हम खोल के देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगा। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अभी हम बात करते हैं हमारे पीएसयू के बारे में, जो कि है हमारा पावर सप्लाई यूनिट। अब पावर सप्लाई यूनिट के बारे में कोई बात नहीं करता है। पावर सप्लाई यूनिट के अंदर बहुत सारी केबल्स होती हैं एंड वो इतना ज़्यादा फैंसी नहीं होता है, ठीक है? पहली बात तो खैर आजकल उसको भी थोड़ा फैंसी बना लिया है लोगों ने। बट पावर सप्लाई यूनिट के अंदर बेसिकली केबल्स होती है जो कि हमारे अलग-अलग कंपोनेंट से कनेक्ट होती है। बेसिकली अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली एक मदरबोर्ड होता है, एक हमारा जीपीयू होता है। उनके ऊपर कनेक्ट होती है एंड उसके बाद पावर्स को सप्लाई करती है। एंड उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, पावर कोड होता है जो कि हम अपने इलेक्ट्रिक जो आउटलेट होती है उस पे ऊपर लगाते हैं। उससे हमारी जो पावर होती है उसको सप्लाई करती है एंड अलग-अलग कंपोनेंट में भेजती है। अलग-अलग कंपोनेंट में किसके थ्रू भेजती है? मदरबोर्ड के थ्रू भेजती है। मदरबोर्ड जो पीसीबी जो मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर हर हर एक जगह पे वोल्टेज जा रहा होता है, आ रहा होता है और जा रहा होता है। तो वो हर एक जगह पे सारी चीज़ें वैसे भी उसके ऊपर कनेक्टेड होती है, तो वो सारी चीज़ों को कनेक्ट रखते हुए सारी जगह पे करंट पहुँचाती है। इस तरीके से करंट पहुँचाती है कि कोई भी चीज़ फूँक ना जाए, ठीक है? एंड जो करंट जो पहुँचाती है उससे वो चीज़ें काम करती है, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होती है, जो कि एक बेसिक चीज़ है। सो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में। बट एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि इतना ज़्यादा मेन टॉपिक तो नहीं है इस कोर्स का, बट मैं फिर भी इसके ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि है कूलर। वो एयर कूलर भी हो सकता है, वाटर कूलर भी हो सकता है। वाटर कूलर के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर रेडिएटर सारी चीज़ें हैं, जो कि अभी मैं आपको बता के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। एयर कूलर के बारे में बात करते हैं। एयर कूलर बेसिकली एक पंखा होता है। जैसे कि हम गर्मियों में पंखा चालू करके सो जाते हैं, वैसे ही हमारा जब सीपीयू गर्म होता है तो उसको भी ठंडी हवा चाहिए होती है। क्योंकि अगर वो गरम का गरम ही रहेगा तो वो फूक जाएगा। उसके अंदर के जो थ्रेड्स होते हैं एंड जो कोर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाएँगे एंड ये हम चाहते नहीं हैं। उसके लिए हम उसके ऊपर कूलर लगाते हैं। कूलर लगाने के बाद जो गरम हवा होती है वो बेसिकली उसको बाहर निकालता है एंड जो ठंडी हवा होती है, जो फ्रेश एयर होती है, वो हमारे कैबिनेट के जो 2-3 पंखे होते हैं उनसे अंदर जाती है एंड जो गरम हवा होती है उनसे बाहर आती है। उस तरीके का सिस्टम होता है। कैबिनेट की जो वीडियो आएगी उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से वो मैनेजमेंट काम करता है। बट ये होता है हमारा एयर कूलर एंड इन दोनों के बीच में एक थर्मल पेस्ट होती है जिससे जो कॉपर की जो पाइप्स होती है हमारे कूलर की एंड जो हमारा मेटल होता है सीपीयू का, वो दोनों कनेक्ट रहते हैं एंड एकदम इस तरीके से चिपक जाते हैं जो कि जोड़ बन जाता है अच्छे से। एंड उसके बाद वो कूलिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारे सीपीयू का बहुत ही अच्छा रहता है। टेम्परेचर्स लो रहते हैं एंड ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। सो ये था हमारा पार्ट्स, एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात की। एक एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा पार्ट क्या है। बट एसेंशियल पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। एंड आपको ऐसे ही वीडियोज़ और देखने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन तो दबा ही देना। लाइक करना मत भूलना ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए। एंड एक और चीज़, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से ये वीडियोज़, ताकि उनको भी कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाए अच्छी-अच्छी सी। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज़।
मैं मिलूंगा आपसे नए क्लास में, नए वीडियो में, नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। No way.